हेलो ऑल एंड वेलकम टू रिकॉग्निशन आईएएस। पीटी 365 के सीरीज़ में हम लोग पॉलिटी से शुरू कर रहे हैं और इसमें यह हमारी पहली क्लास है। टोटल 6 क्लासेज होंगे और ये जो 6 क्लासेज हैं ये आपके 7:30 टू 8 PM के बीच में क्लासेज अपलोड हो जाएंगी, तो आप उसी के अकॉर्डिंग अपना प्लान सेट कर सकते हैं। दूसरी चीज़, जो भी आपको डाउट रहेगा वो डाउट या तो कमेंट बॉक्स में या फिर आप टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन करके यहाँ पर भी अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। तीसरी चीज़, ये जो हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं ये एक सप्लीमेंट है, अल्टरनेटिव टू द पीटी 365 मैगज़ीन नहीं है। तो आप मैगज़ीन को तो रीड करेंगे ही, साथ में इस मटेरियल को या इस वीडियो लेक्चर को भी यूज़ कर सकते हैं। सो हमेशा मटेरियल को भी एक बार रीड करिएगा, इम्पॉर्टेंट है। अब हम लोग शुरू करते हैं डिस्कशन। सबसे पहला जो टॉपिक आपको मिलेगा वो है लोकल रिजर्वेशन इन प्राइवेट सेक्टर। लोकल रिजर्वेशन इन प्राइवेट सेक्टर में यहाँ पर जो कंटेक्स्ट है वो कुछ स्टेट्स हैं और उन्होंने अपने प्राइवेट जो जॉब हैं उसमें रिजर्वेशन बना रखा है। जैसे हरियाणा के जो गवर्नमेंट है उन्होंने अपने हरियाणा लोकल या हरियाणा प्राइवेट सेक्टर में 75% रिजर्वेशन का एक नया क्लॉज ऐड किया है, जिसे सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया है। तो हमारे लिए ये तो इम्पॉर्टेंट नहीं है कि किस स्टेट ने क्या लॉ लाया है, लेकिन हमारे लिए इम्पॉर्टेंट ये हो जाता है कि आखिर में जो रिजर्वेशन है उससे रिलेटेड कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं और साथ में रिजर्वेशन की आज की डेट में क्या स्टेटस है। सबसे पहले बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस एंड सम बेसिक्स। आर्टिकल नंबर 16 में ये बताया गया है कि इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। ध्यान आपको ये रखना है कि पब्लिक एम्प्लॉयमेंट है, इसमें प्राइवेट के बारे में कोई बात नहीं कही जा रही है। तो जब सरकार आम जनता को, जो सिटीजन है, उनको जो इंश्योर करती है वो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट करती है और यहाँ पर आपको इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी दी जाएगी। इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी का मतलब ये कि रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, डिसेंट, प्लेस ऑफ बर्थ, रेजिडेंस या फिर इनमें से किसी भी फॉर्मेट में सरकार इन सारे ग्राउंड को लेकर के डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकती है इन द ऑफिस ऑफ गवर्नमेंट। या फिर देयर शैल बी इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल द सिटीजन इन अ मैटर रिलेटिंग टू एम्प्लॉयमेंट एंड अपॉइंटमेंट टू एनी ऑफिस अंडर द स्टेट अगेन। तो ये जितने भी एम्प्लॉयमेंट के बारे में बातें कही जा रही हैं, इक्वलिटी के बारे में एंड नो डिस्क्रिमिनेशन के बारे में, यहाँ पर जो पॉइंट यूज़ किया जा रहा है वो यूज़ किया जा रहा है स्टेट गवर्नमेंट या फिर जो भी गवर्नमेंट ऑफिस है। अगर आप देखेंगे आर्टिकल नंबर 15, यहाँ आर्टिकल नंबर 15 में भी रिलीजन, रेस, सेक्स, कास्ट और प्लेस ऑफ बर्थ के बारे में बात की गई है। लेकिन यहाँ पर 2 एक्स्ट्रा मैटर हैं, एक है डिसेंट और दूसरा है रेजिडेंस। डिसेंट जहाँ पर भी आप, जहाँ से आप बिलोंग कर रहे हैं, और रेजिडेंस जहाँ पर आपकी डोमिसाइल है। तो 2 एक्स्ट्रा मैटर यहाँ पर आ जाते हैं और स्पेशली एक मैटर है डोमिसाइल का। और ये जो डोमिसाइल का मैटर है, यहाँ पर भी इस डोमिसाइल के बेसिस पर भी सरकार आपको यानी पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में आपको डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते हैं। डोमिसाइल आपके कई सारे हो सकते हैं, मतलब एक समय पर एक ही रहेगा, लेकिन अलग अलग समय पर 6 महीने के टाइम पीरियड में आप डोमिसाइल अपना चेंज कर सकते हैं। जिस भी एरिया में आप रह रहे हैं वहाँ पर आप अपना एक डोमिसाइल ले सकते हैं। और ये डोमिसाइल चेंज करने की जो पावर है यह आपको आर्टिकल नंबर 19 से मिल जाती है, जहां पर आपको इंडिया में कहीं पर भी घूमने की, रहने की आज़ादी देता है। सब क्लॉज 3 को देखें तो नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल प्रिवेंट पार्लियामेंट फ्रॉम मेकिंग एनी लॉ प्रिस्क्राइबिंग टू रिगार्ड टू ए क्लास और क्लासेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट और अपॉइंटमेंट टू एनी ऑफिस अंडर द गवर्नमेंट और एनी लोकल और अथॉरिटी विद इन स्टेट और यूनियन टेरिटरी एनी रिक्वायरमेंट एज टू रेजिडेंस विद इन दैट स्टेट और यूटी प्रायर टू सच एम्प्लॉयमेंट और अपॉइंटमेंट। सरकार यानी कि जो पार्लियामेंट है वो कोई नया लॉ, चाहे वो रिजर्वेशन को लेकर के हो, चाहे वो डिस्क्रिमिनेशन को लेकर के हो, या फिर कुछ लॉ बनाने के लिए अगर कोई अथॉरिटी पावर डिराइव कर रही है या कोई नियम बनाने की जो पावर रखता है वो है पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट कैन मेक लॉ। यहां पर एक बात क्लियर आपको रखना है कि यहां पर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को कोई खास पावर नहीं दी गई है और इस वजह से आपको ध्यान रखना है पार्लियामेंट। यस, पार्लियामेंट एक लॉ बना सकती है जहां पर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को पावर डिलीवर की जा सकती है कि आप भी
इस तरीके का कोई भी लॉ बना सकते हैं। लेकिन अगर हम आर्टिकल में देखें, फंडामेंटल राइट के आर्टिकल में देखें, तो यहां पर जो पावर डेलीगेट की गई है वो दी गई है पार्लियामेंट को। सब क्लॉज 4 में बोला गया है कि नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम मेकिंग लॉ एनी प्रोविजन फॉर द रिजर्वेशन ऑफ अपॉइंटमेंट और पोस्ट इन फेवर ऑफ एनी बैकवर्ड क्लास ऑफ सिटीजन which in the opinion of state is not adequately represented in the service। इस बैकवर्ड क्लास का मतलब यह हो गया कि यहां पर भी स्टेट रिजर्वेशन के प्रोविजन को लेकर के आ सकते हैं, और रिजर्वेशन के प्रोविजन में जो स्टेट को लगेगा कि बंदा ये एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेशन इसका नहीं हो पाया है, तो उसके लिए रिजर्वेशन के फंडे किए जा सकते हैं। इस रिजर्वेशन के फंडे को सबसे पहले जो डिस्कस किया गया था वो इंदिरा साहनी केस में किया गया था, जिसको अभी हम लोग थोड़ी देर में डिस्कस करते हैं। सब क्लॉज 5 में बोला जा रहा है कि नथिंग इज दिस आर्टिकल शैल अफेक्ट द ऑपरेशन ऑफ एनी लॉ विच प्रोवाइड दैट इनकम्बेंसी ऑफ एन ऑफिस इन कनेक्शन विद द अफेयर ऑफ एनी रिलीजियस और डोमिनेशन इंस्टीट्यूशन और एनी मेंबर ऑफ द गवर्निंग बॉडी देयर ऑफ शैल बी अ पर्सन। एक बार रीड कर सकते हैं, लेकिन कुछ खास इंपॉर्टेंट आपको इस सेक्शन में नहीं मिलेगा। हाँ, यहां पर रिलीजियस जो पॉइंट्स हो सकते हैं उन पॉइंट को इंटीग्रेट किया गया है। इंपॉर्टेंट आपके लिए इंदिरा साहनी केस की जो जजमेंट आई थी, इंदिरा साहनी केस में रिजर्वेशन को लेकर के एक बैरियर बनाया गया था और एक सजेशन दिया गया था कि आप इस बैरियर को ब्रीच मत करिएगा, लेकिन वो एक सजेशन मात्र था, कोई कंपल्सन सरकार के ऊपर में नहीं थी। इसके रिकमेंडेशंस को अगर देखें तो बैकवर्ड क्लास अंडर आर्टिकल 16 सब क्लॉज 4, जिसको कि अभी हम लोगों ने डिस्कस किया है विद रिस्पेक्ट टू रिजर्वेशन, दिस आर्टिकल, यहां पर यह चीज बताई गई है कि कैन नॉट बी आइडेंटिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक क्राइटेरिया ओनली। जब सरकार ने यहां पर अल्टीमेटली जब कमेटी के रिकमेंडेशन के बाद में रिजर्वेशन दिया, जिसे चैलेंज किया गया इंदिरा साहनी केस में, यहां पर कोर्ट ने अल्टीमेटली जजमेंट ये कहा कि केवल और केवल इकोनॉमिक क्राइटेरिया के बेसिस पर हम बैकवर्ड क्लास को नहीं आइडेंटिफाई कर सकते हैं। यहां पर कास्ट सिस्टम को भी इंटीग्रेट यानी कि इनको भी कंसीडर करना पड़ेगा, और इसी के बेसिस पर हम लोग बोलते हैं कि सोशियो इकोनॉमिक, जैसे सोशियो इकोनॉमिक बेसिस पर रिजर्वेशन का प्रावधान किया गया है फॉर द वीकर सेक्शन यानी ओबीसी क्लास को। सोशियो का मतलब जहां पर आप कास्ट सिस्टम को इंटीग्रेट कर लेते हैं, एक सोसाइटल प्रोविजन है, और इकोनॉमिक सिस्टम जो भी इनकी इकोनॉमिक प्रोपेंसिटी है, जो भी इनकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, उसके बेसिस पर यहां पर रिजर्वेशन का प्रावधान किया जा सकता है फॉर द बैकवर्ड पीपल। बैकवर्ड क्लास अंडर आर्टिकल 16 सब क्लॉज 4 ये डिफरेंट है फ्रॉम द सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड। ये जो सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड है, अगर आप देखेंगे आर्टिकल नंबर 46 को, यहां पर बताया गया है कि जो एजुकेशनली और सोशली बैकवर्ड पीपल हैं, एससी, एसटी या फिर अदर वीकर सेक्शन, उनके लिए सरकार एक नियम बना सकती है, और ये डीपीएसपी में इंटीग्रेट किया गया है। और इसी डीपीएसपी के बेसिस पर सरकार ने एक कानून बनाया या फिर एक प्रोविजन बनाया, जिसके बेसिस पर रिजर्वेशन के प्रोविजंस लाए गए। और यहां आर्टिकल नंबर 16 सब क्लॉज 4 में यही चीज बोला जा रहा है कि इट इज डिफरेंट फ्रॉम सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड, जो कि आर्टिकल नंबर 15 सब क्लॉज 4 में बताया गया है। आर्टिकल नंबर 15 सब क्लॉज 4 ये फर्स्ट अमेंडमेंट, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बेसिस पर आया था, और यहां पर एक केस है उसके बारे में आपको ध्यान रखना चाहिए, एंड दैट इज चंपाकम दोरई राजन। चंपाकम दोरई राजन के बाद ही अल्टीमेटली पार्लियामेंट ने आर्टिकल नंबर 15 सब क्लॉज 4 को इंटीग्रेट किया था। तीसरी जो रिकमेंडेशन यहां पर आती है, द कंसेप्ट ऑफ क्रीमी लेयर वॉज लेड डाउन एंड इट वॉज डायरेक्टेड दैट सच अ क्रीमी लेयर बी एक्सक्लूडेड वाइल आइडेंटिफाइंग बैकवर्ड क्लासेस। यहां आपको ध्यान यह रखना है कि कॉन्सेप्ट ऑफ क्रीमी लेयर लाया गया है, क्रीमी लेयर को आइडेंटिफाई नहीं किया गया है कि क्या बेसिस रहेगा, बस यहां पर बताया गया है कि हां क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर का फंडा होना चाहिए। यहां पर अगर देखेंगे रिजर्वेशन देने का बेसिक जो फंडा है, बेसिक ऑब्जेक्टिव है, वो है सोशियो इकोनॉमिक, और अगर इकोनॉमिक एक बेसिस लिया गया है तो ऑब्वियस सी बात है कि यहां पर आपके क्रीमी लेयर एंड नॉन क्रीमी लेयर का फंडा आना चाहिए, क्योंकि यहां पर इनकम बेसिस एक क्राइटेरिया के तौर पर लिया गया है। वही अगर आप एससी और एसटी में देखेंगे तो यहां पर पॉलिटिकल बैकवर्डनेस के बारे में बात की गई है, और अगर पॉलिटिकल बैकवर्डनेस है तो यहां पर कोई भी क्रीमी लेयर या नॉन क्रीमी लेयर का फंडा
ऑब्जेक्टिवली नहीं आ सकता है। आर्टिकल नंबर 16 सब क्लॉज 4 में इट डज नॉट अलाउ क्लासिफिकेशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस इनटू बैकवर्ड एंड मोर बैकवर्ड। यहां पर यह कहा गया कि जो 16 सब क्लॉज 4 है, यहां पर सब कैटेगराइजेशन ऑफ बैकवर्ड क्लास के बारे में नहीं बताया जा रहा है। अगर हमें करना है आर्टिकल 16 में, अगर हम अलाउ करना चाहते हैं इस बैकवर्ड में सब कैटेगराइजेशन, तो हम कर जरूर सकते हैं। तो यह अलाउ कर रहा है, लेकिन बताया नहीं गया है कि सब कैटेगराइजेशन का क्या तरीका होगा। सो 16 सब क्लॉज 4 अलाउ द क्लासिफिकेशन, एंड क्लासिफिकेशन मतलब सब कैटेगराइजेशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस, जिसके लिए हम लोगों ने अभी एक जस्टिस रोहिणी कमीशन बना करके रखा है। रिजर्वेशन इट शुड नॉट एक्सीड 50%। क्राइटेरिया जो होनी चाहिए वो 50% को ब्रीच न करे, ऐसा कोशिश करना है। और इसी कारण से अगर आप रिजर्वेशन को देखेंगे, सो वी हैव अनरिजर्व्ड कैटेगरी ऑफ 50%, और बाकी के जो 50% होते हैं यहां पर रिजर्वेशन होती है। ये रिजर्वेशन दो तरीके की होती है। एक होती है जिसे हम लोग बोलते हैं वर्टिकल रिजर्वेशन, और दूसरी होती है जिसे हम लोग बोलते हैं हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन। जो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन होती है वो फिजिकली डिसेबल्ड पीपल के लिए होते हैं, और जो वर्टिकल रिजर्वेशन है यहां पर SC, ST एंड OBC, और अभी रिसेंटली EWS को भी इंक्लूड कर दिया गया है। अगर कोई भी नया डिस्प्यूट अगर रिजर्वेशन से रिलेटेड आता है, स्पेशली अदर बैकवर्ड क्लास को लेकर के, तो ये क्राइटेरिया आगे जाकर के रेस किया जाएगा सुप्रीम कोर्ट में ही केवल और केवल, और इसी चीज को कंटिन्यूअसली चैलेंज भी किया जाता है। एक बात यहां पर आपको ध्यान ये रखनी है कि यहां पर जो भी रिजर्वेशन के बारे में बातें बताई जा रही हैं, ये सब रिजर्वेशन है आपके एजुकेशनल और साथ ही साथ में पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। लेकिन यहां पर प्रॉब्लम यह उठी कि क्या पब्लिक एम्प्लॉयमेंट का मतलब प्रमोशन को भी लेकर के है? थोड़ी देर में अभी डिस्कस करते हैं कि प्रमोशन में क्या फंडा होता है। सबसे पहले बात करते हैं कुछ और बेसिक्स आर्टिकल नंबर 15 की भी। आर्टिकल नंबर 15 में यह बात बोला गया है कि प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ। आर्टिकल नंबर 16 में दो और एक्स्ट्रा चीजें थी, रेजिडेंस एंड डिसेंट। फिलहाल यहां पर केवल ये पांच चीजें होती हैं जिनके बेसिस पर हम डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते हैं। सब क्लॉजेस को देखेंगे तो स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन ऑन द ग्राउंड ओनली ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ और एनी ऑफ देम। इसका मतलब क्या अदर चीजों पे हम कर सकते हैं? हां, कर सकते हैं। जैसे हेल्थ, कोविड के दौरान में आपने देखा होगा डिस्क्रिमिनेशन की जा रही थी क्योंकि हेल्थ की इशू थी। पब्लिक ऑर्डर आपने देखा होगा कि कोई भी अगर फेस्टिवल होता है या कोई भी जलसा जुलूस निकलता है तो वहां पर भी एक डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है। यह सब डेमोक्रेसी को और पब्लिक ऑर्डर को और बेहतर बनाने के लिए प्रोविजन किए गए हैं। सब क्लॉज 2, नो सिटीजन शैल ऑन द ग्राउंड ओनली ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ और एनी ऑफ देम बी सब्जेक्ट टू एनी डिसेबिलिटी, लायबिलिटी, रिस्ट्रिक्शन और कंडीशन विद रिगार्ड टू। इसी चीज को और क्लियर किया जा रहा है कि केवल यह बेसिस नहीं होना चाहिए डिस्क्रिमिनेशन का। इसमें सब क्लॉजेस जो बताए गए हैं क्लियर करने के लिए यह बताया गया है कि जैसे एक्सेस टू शॉप, पब्लिक रेस्टोरेंट, होटल या फिर जो पैलेसेस होते हैं पब्लिक एंटरटेनमेंट के, वहां पर आप कास्ट, सेक्स, बेसिस ये सब यूज नहीं कर सकते हैं डिस्क्रिमिनेट करने के लिए। और डिस्क्रिमिनेशन कहने का मतलब कि अगर आप सिटिंग अरेंजमेंट भी अगर कैटेगराइज कर रखे हैं तो वो भी एक तरीके का डिस्क्रिमिनेशन ही होता है। इसके अलावा कोई भी पब्लिक यूटिलिटी की आइटम है, जैसे वेल हो गया, टैंक हो गया, कहीं नहाने का हो गया, रोड हो गया, प्लेसेस ऑफ पब्लिक रिसोर्ट हो गए, जो कि या तो स्टेट फंड से बना है या फिर स्टेट की यहां पर पार्शियल तरीके से इन्वॉल्वमेंट है, या किसी भी तरीके से अगर ये पब्लिकली ओपन है, पब्लिक के लिए अगर ओपन है, तो यहां पर हम आर्टिकल नंबर 15 के तहत किसी भी प्रकार की डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते हैं। कुछ और भी क्लैरिफिकेशन बताया गया है सब क्लॉज 3 में कि नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम मेकिंग एनी स्पेशल प्रोविजन फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रेन। वुमेन और चिल्ड्रन को लेकर के अगर कोई स्पेशल क्लॉज किए जाते हैं तो वो डिस्क्रिमिनेशन अंडर जेंडर नहीं माना जाएगा। इसमें सिंपल फंडा है, जो सोशली बैकवर्ड हो गए हैं उनको आगे बढ़ाने के लिए, या फिर सिंपली बोल सकते हैं दिस इज
अ केस ऑफ एम्पावरमेंट, और अगर एम्पावरमेंट एक पॉजिटिव ऑब्जेक्टिव के साथ आगे बढ़ेगा तो हम कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल, फंडामेंटल राइट लगा करके हम उसे कर्टेल नहीं करेंगे। और यही चीज बताई जा रही है आपकी सब क्लॉज 3 में। सब क्लॉज 4 में यह बोला जा रहा है कि आर्टिकल 29 का जो सब क्लॉज 2 है, शैल प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम मेकिंग एनी स्पेशल प्रोविजन फॉर द एडवांसमेंट ऑफ सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास ऑफ सिटीजन। अब जैसे यहां पर अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि यहां पर बातें कही जा रही हैं रिजर्वेशन से रिलेटेड। रिजर्वेशन में चाहे वो एससी रिजर्वेशन, एसटी रिजर्वेशन या फिर ओबीसी रिजर्वेशन हो। अब ये रिजर्वेशन आपकी हर जगह पर है, चाहे वो प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हो या पब्लिक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हो या फिर पब्लिक ऑफिसेज हो। लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में जो माइनॉरिटी कॉलेज हैं जो कि अंडर आर्टिकल 29 है, क्या वहां पर भी ये रिजर्वेशन का प्रोविजन रहेगा? आंसर है नहीं। और यही चीज आर्टिकल नंबर 15 सब क्लॉज 4 में बोली जा रही है कि यहां पर आर्टिकल 29 के तहत जो भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस बने हैं, यानी माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस जितने भी बने हैं, वहां पर इस तरीके का प्रोविजन वर्क नहीं करेगा, क्योंकि यहां पर 50% माइनॉरिटी के लिए रिजर्व होती हैं और बाकी 50% क्या होता है? 50% ये अनरिजर्व होता है, जो किसी भी ग्रुप, किसी भी कास्ट, किसी भी जेंडर, किसी भी रिलीजन का हो सकता है। ये बेसिक्स हैं जिसको कि आप ध्यान रखिएगा, इस पर क्वेश्चन आने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजंस हैं जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बेसिस पर क्लियर भी किया गया है और ऐड भी किया गया है। जैसे 77th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में यह बताया गया है कि गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू कंटिन्यू द एग्जिस्टिंग पॉलिसी ऑफ रिजर्वेशन इन प्रमोशन। केस यहां पर यह है कि पहले यह बोला जा रहा था कि जहां एम्प्लॉयमेंट का काम है, एम्प्लॉयमेंट का मतलब यह हो गया कि इनिशियल बेसिस पर जो एम्प्लॉयमेंट है, इनिशियल बेसिस पर, इनिशियल कहने का मतलब रिक्रूटमेंट के टाइम पर रिजर्वेशन। समय के साथ में सरकार ने कहा कि रिक्रूटमेंट के टाइम पे यस, हमारे पास हर तरीके का रिजर्वेशन होने के कारण से रिप्रेजेंटेशन अच्छा है, लेकिन जैसे जैसे हम लोग ऊपर जाते हैं वैसे वैसे रिप्रेजेंटेशन अच्छा नहीं हो पाता है। उसका कॉमन रीजन ये है कि नीचे में नंबर ऑफ एम्प्लॉयज ज्यादा होते हैं, लेकिन जैसे जैसे हम हायर अथॉरिटी की ओर जाते हैं नंबर ऑफ पीपल ऊपर जाकर के कम होते जाते हैं। और अगर कम होते जाएंगे तो ये बहुत ही ऑब्वियस बात है कि ऊपर में रिप्रेजेंटेशन हर एक कास्ट, हर एक ग्रुप का बराबर नहीं हो सकता है। सरकार ने इस चीज को दूर करने के लिए और हर एक ग्रुप को ऊपर आगे तक पहुंचाने के लिए प्रमोशन में भी रिजर्वेशन का क्लॉज जोड़ दिया कि यहां पर प्रमोशन में भी रिजर्वेशन होगा। एक तरफ से देखा जाए तो अच्छी बात है, लेकिन दूसरे एंगल से अगर आप देखेंगे तो ये कहीं ना कहीं इनजस्टिस भी हो जाएगी। इनजस्टिस इस सेंस में हो जाएगी कि अगर ये आप हैं और ये मान लीजिए आपका कोई फ्रेंड है और इस तरीके से टोटल 4 बंदे हैं, 4 बंदे 4 अलग अलग ग्रुप के हैं, कोई एक जनरल कैटेगरी का है, कोई एक ओबीसी कैटेगरी का है, कोई एससी है और कोई एसटी है। सभी ने एक साथ एक ही समय पर और एक ही रैंक के साथ, रैंक का मतलब पोजीशन है यहां पर, सभी एक रैंक के साथ में कोई जॉब ज्वाइन करते हैं। समय के साथ में प्रमोशन होता है, लेकिन प्रमोशन में जो जनरल कैटेगरी का प्रमोशन है वो रिलेटिवली स्लो है, क्योंकि नंबर ऑफ पीपल बहुत ज्यादा हैं। और सबसे ज्यादा जो फास्ट है मान लेते हैं वो एसटी का प्रमोशन है, और 5-7 साल के बाद में ये जो एसटी कैंडिडेट है, एम्प्लॉय है, ये बाकियों का सीनियर बन गया। और वंस अ सीनियर ऑलवेज अ सीनियर, ये फंडा चलता है हमारे गवर्नमेंट में। तो जो बंदा एक साथ एक ही टाइम पर, एक ही पोजीशन, एक ही रैंक पर सभी लोगों ने जो आए थे उसमें से एक बंदा सीनियरिटी हासिल कर ले रहा है, और ये इनजस्टिस होती है। इस पॉइंट को अभी तक क्लियर नहीं किया जा सका है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, और कंटिन्यूअसली इस पर हमेशा केसेस आते रहते हैं और इस पर रिव्यू किया जाता है। फिलहाल अभी क्या स्टेटस है? फिलहाल अभी स्टेटस यही है कि यस, रिजर्वेशन अभी भी प्रमोशन में चलता है और इस तरीके की सीनियरिटी प्रॉब्लम अभी सेंट्रल गवर्नमेंट में आ रही है। 77th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू यही बातें क्लियरली बता दी गई थी कि गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू कंटिन्यू द एग्जिस्टिंग पॉलिसी ऑफ रिजर्वेशन इन द प्रमोशन ऑफ एससी एंड एसटी। 81th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में यह बताया गया है कि जो अनफिल्ड मतलब कि यहां पर सपोज 100 फिल्ड वैकेंसीज नई, 100 जो है वो नई वैकेंसीज हैं। लास्ट ईयर 100 थी, लेकिन यहां पर 70 पे अपॉइंटमेंट हो गई थी, 30 वैकेंट रह गई थी किसी कारणवश। नॉर्मली क्या होता है, 30 को जोड़ दिया जाता है और टोटल 130
वैकेंसीज आ जाएंगी, जिसमें बोला जाता है कि 100 फ्रेश है और 30 बैकलॉग है। 130 पे आ गया। सरकार ने ये कहा कि 130 पर रिजर्वेशन लगेगा और अलग अलग तरीके से यहां पर चीजें आएंगी। या फिर ये जो 30 है, ये मान लेते हैं कि सपोज ओबीसी की वैकेंसीज बच गई थी और इस वजह से 130 में जब आएगा तो 27% ओबीसी का जो रिजर्वेशन आएगा और उसके कारण से मान लेते हैं कि 27 सीट आ रही थी और जो बची हुई 30 सीट है, ये टोटल हो गया 57। 130 में अगर 57 देखेंगे तो ऑब्वियसली ये 27% का जो कोटा है वो ब्रीच कर जा रहा है, 27% से काफी ज्यादा हो जा रहा है, करीब करीब ये 45-46% हो जा रहा है। तो क्या हम मानेंगे कि रिजर्वेशन का जो क्राइटेरिया 27% वाला है, क्या वो ब्रीच हो गया? ये बात गई कोर्ट में और कोर्ट ने बोला कि जो भी बैकलॉग कंडीशंस होती हैं उन बैकलॉग कंडीशन पे कोई रिजर्वेशन नहीं लगना चाहिए और ये अनरिजर्व कैटेगरी में काउंट होना चाहिए। लेकिन अल्टीमेटली सरकार ने 81st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कहा। इसमें यह कहा गया कि अनफिल्ड वैकेंसीज, यानी जो पुरानी बच गई हैं किसी भी साल में, जो रिजर्व की गई थी फॉर SC ST केप्ट फॉर being filled up in a year as per article 16 shall be considered separately for filling vacancies in the succeeding year and previous list will not be considered for filling the 50% quota। तो यहां पर अगर 50% कोटा अगर ब्रीच भी हो जाता है, जैसे 130 का अगर आप 50% देखेंगे तो 65 सीट जो होनी चाहिए वो अनरिजर्व होनी चाहिए। तो ये अनरिजर्व वाला कोटा अगर 50% ब्रीच हो रहा है तो यहां पर माना जाएगा कि ये ब्रीच नहीं हो रहा है और सेम वही रिजर्वेशन क्राइटेरिया जो पुराने वाला था, पुरानी सीट थी, वही एक्यूमुलेट हो करके जोड़ करके ऐड कर दी जाएंगी। ऑल्दो ये ओबीसी के लिए नहीं होगा, ये होगा केवल और केवल किसके लिए? SC एंड ST के लिए। सो 81st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में अगेन रिजर्वेशन की एक नई इंटरप्रेटेड डेफिनेशन लाई गई कि अगर बैकलॉग कंडीशन रहेगा तो उसको हम फ्रेश नहीं काउंट करेंगे, अनरिजर्व नहीं काउंट करेंगे, इसको जिस भी कैटेगरी का सीट था स्पेशली SC और ST उसी में काउंट किया जाएगा और अगर नहीं है तो अनरिजर्व में चला जाएगा। 85th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू यह बोला गया कि जो कॉन्सिक्वेंशियल सीनियरिटी होती है इन द केस ऑफ प्रमोशन, यानी कि यहां पर मैटर आ गया कि एक ही बंदा है और साथ में जो चारों बंदे गए थे उसमें से एक बंदा सीनियर बन गया और वंस अ सीनियर ऑलवेज अ सीनियर, यानी ये कॉन्सिक्वेंशियल सीनियरिटी सभी लोगों की मिलती आ रही है। तो सीनियरिटी को लेकर के बोला गया कि इन द केस ऑफ प्रमोशन बाय द वर्च्यू ऑफ रूल ऑफ रिजर्वेशन, दिस इज रूल फॉर द गवर्नमेंट सर्वेंट बिलोंगिंग टू SC एंड ST विद रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट फ्रॉम जून 1995। इस केस को बना दिया गया कि हां ये चीज करेक्ट है, जस्टिफाइड है और कॉन्स्टिट्यूशनली इंटरप्रेटेड है। 85th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू किया गया था। 93rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू यह बोला गया कि जो 27% रिजर्वेशन है ओबीसी का, जो कि पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में लागू हो रहा था, उसे लागू कर दिया गया गवर्नमेंट और साथ ही साथ में प्राइवेट हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में भी। कहने का मतलब अगर कोई आफ्टर ग्रेजुएशन कोई भी जॉब या फिर कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में जा रहा है, हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में जा रहा है, तो वहां पर भी रिजर्वेशन का जो सेम फंडा 27% ओबीसी का है वो भी अप्लाई होगा। यह बात बताई गई 93rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू। ध्यान आपको यह रखना है, दिस इज हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। पहले यहां पर नहीं रखा जाता था, बाद में इसको 93rd अमेंडमेंट के थ्रू ऐड कर दिया गया। रिसेंट में अभी 103वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ जिसमें सरकार ने EWS कैटेगरी को भी इंक्लूड कर दिया गया एंड दैट इज अगेन 10%। ये जो 10% है ये सेंटर और स्टेट दोनों ही एम्पावर्ड है कि इसमें किसको इंक्लूड करना है और इसके लिए EWS अलग से सर्टिफिकेशन दिया जाएगा। नो डाउट ये जो 50% वाला जो एक लिमिट था उसको ब्रीच करता है और ओवरऑल आप कह सकते हैं कि नियर अबाउट 60% रिजर्वेशन अब पहुंच गई है। लेकिन जो इंद्रासानी केस था वो केवल और केवल एक डायरेक्शन मात्र था, वो कोई कंपल्सन नहीं थी। तो रिजर्वेशन के लिए ये कुछ बेसिक्स हैं। यहां पर फटाफट हम लोग एक बार क्विकली देख लेते हैं कि क्या क्या चीजें हैं। शेड्यूल्ड कास्ट को अगर आप देखेंगे तो नियर अबाउट 15% रिजर्वेशन दिया जाता है। शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए 7.5% का दिया जाता है, ओबीसी के लिए 27% का दिया जाता है और EWS के लिए 10% दिया जाता है। PWD के लिए 5% होता है। आपको ध्यान रखना है कि लेस देन 4% नहीं दिया जा सकता है, ये क्लॉज है। तो 5% यहां पर दिया गया है रिजर्वेशन विद रिस्पेक्ट टू PWD। हाँ, ये होता है हॉरिजॉन्टल, बाकी सब होते हैं वर्टिकल।
ओवरऑल देखेंगे तो ओवरऑल आपको 59.5% रिजर्व कैटेगरी देखने को मिलेगी। यहां तक देखेंगे तो दिस इज 49.5, लास्ट में आपको 10% और हो गया, 59.5 हो गई है। आगे अगर देखें तो अब बात करते हैं प्राइवेट रिजर्वेशन और पब्लिक रिजर्वेशन कहां कहां दिया गया है। इसको हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, एक एजुकेशनल हम लोग ले लेंगे और दूसरा है एम्प्लॉयमेंट, यानी प्राइवेट एजुकेशनल और प्राइवेट एम्प्लॉयमेंट, प्राइवेट ऑफिसेज। सिमिलरली इसी तरीके से पब्लिक एजुकेशनल और पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में हर जगह पर रिजर्वेशन किया गया है, तो यस हर जगह पर आप रिजर्वेशन कर सकते हैं, ये बातें बताई जा चुकी हैं। लेकिन जो प्राइवेट एम्प्लॉयमेंट के केस में है, यहां पर ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई रिजर्वेशन का क्राइटेरिया नहीं है। और यही अभी फिलहाल स्टेट वाले इंक्लूड कर रहे हैं कि अब हम लोग, यानी कि जैसे हरियाणा या फिर मध्य प्रदेश या फिर महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, इन सभी स्टेट ने यहां पर कुछ कुछ प्रोविजन बनाए हैं अपने अपने एरिया में, अपने अपने स्टेट के बॉर्डर एरिया, बॉर्डर के मतलब कि विद इन द स्टेट, यहां पर कि केवल हरियाणा के लोग ही यहां पर आ सकते हैं, यहां पर रिजर्वेशन रहेगा। हालांकि उसमें तमाम प्रोविजंस है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे लिए केवल इसकी कॉन्स्टिट्यूशनलिटी इंपॉर्टेंट है, और ये चीज़ अभी फिलहाल चैलेंज की जा चुकी है कोर्ट में। आगे जो भी होगा वो बात आपको पता लग जाएगी। फिलहाल अभी के केस में अगर देखें तो प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में रिजर्वेशन किया जा सकता है, लेकिन प्राइवेट ऑफिसर्स में अभी ऐसा कोई रिजर्वेशन का फंडा नहीं है, दे आर फ्री। और यहां पर आर्टिकल नंबर 14, 15 दोनों का ही क्लॉज लग जाएगा। पब्लिक अगर रिजर्वेशन के बारे में बात करें तो पब्लिक इंस्टीट्यूशन यहां पर हर जगह पर लगता है, एंड सिमिलरली एम्प्लॉयमेंट में भी हर जगह पर लगता है, यह आपका प्रिंसिपल है। कुछ और बेसिक क्वेश्चंस, क्या राइट टू एजुकेशन एक फंडामेंटल राइट है? तो आप बताएंगे यस, राइट टू एजुकेशन एक फंडामेंटल राइट है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए क्या राइट टू रिजर्वेशन एक फंडामेंटल राइट है, तो आप बोलेंगे आंसर नो, राइट टू रिजर्वेशन कोई फंडामेंटल राइट नहीं है, ये एक टेम्पररी राइट है, और वो भी सरकार ने अभी दिया है इस वजह से। सो रिजर्वेशन कोई फंडामेंटल राइट नहीं होता है, लेकिन राइट टू एजुकेशन एक फंडामेंटल राइट होती है। क्या माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन में हम रिजर्वेशन प्रोवाइड कर सकते हैं? आंसर है नो, माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस आर मेड टू प्रोटेक्ट द माइनॉरिटी पीपल, नॉट द सोशली, एजुकेशनली और पॉलिटिकली बैकवर्ड पीपल। और यह चीज आर्टिकल नंबर 29 में भी कही गई है। क्या राइट टू प्राइवेसी अंडर आर्टिकल 21 आता है? यस, श्रेया सिंगल केस में यह बताया गया है, राइट टू प्राइवेसी आर्टिकल नंबर 21 में आता है। लेकिन क्या राइट टू प्राइवेसी के ही अंडर में क्या हम राइट टू बी फॉरगेटन इंक्लूड कर सकते हैं? फिलहाल इस चीज को इंटरप्रेट किया गया है कि यस, अगर राइट टू प्राइवेसी है, इसका मतलब राइट टू बी फॉरगेटन ये भी केस होना चाहिए। ऑल्दो हमारे पास अभी फिलहाल के लिए ऐसा कोई स्टैट्यूटरी बेसिस नहीं है जहां पर हम राइट टू बी फॉरगेटन को एक लॉ के बेसिस पर, एक कानून के बेसिस पर इंटरप्रेट कर सकें या इसके खिलाफ कोई कार्यवाही कर सकें। तो कोई भी फिलहाल स्टैट्यूटरी लॉ हमारे पास नहीं है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनली इंटरप्रेटेड ये है कि यस इट इज अंडर आर्टिकल 21, एक पार्ट है, कंपोनेंट है राइट टू प्राइवेसी का। ओबीसी रिजर्वेशन के बारे में कुछ कमिटीज बनाई गई हैं। एक यहां पर प्रोविजन है आर्टिकल नंबर 340 में कि अगर प्रेसिडेंट को लगता है कि कोई भी सोशली और एजुकेशनली और सोशली और इकोनॉमिकली बैकवर्ड पीपल या ग्रुप ऑफ द पीपल हैं, तो उसके लिए एक कमेटी बनाया जा सकता है और एक सर्वे किया जा सकता है कि आखिर में कितने % ऑफ द पीपल हैं जो कि सोशली एंड इकोनॉमिकली, सामाजिक और आर्थिक दृष्टिकोण से जो पीछे रह गए हैं। ये कमीशन बनाई जानी 1953 से ही शुरू कर दी गई थी, और सबसे पहली जो कमीशन बनाई गई थी आर्टिकल नंबर 340 को यूज करते हुए वो थी केलकर कमेटी। दूसरी जो कमेटी बनाई गई वो मंडल कमीशन बनाया गया ओबीसी के रिजर्वेशन के लिए कि आखिर में कितना रिजर्वेशन दिया जाना चाहिए। यह बनाया गया था 1979 में। 1979 के रिजर्वेशन के बाद, मतलब कि ओबीसी रिजर्वेशन के बाद बता दिया गया 27% रिजर्वेशन दिया जाना चाहिए। यह चीज चैलेंज हुआ था इंदिरा साहनी केस में, और अल्टीमेटली इंदिरा साहनी केस के बाद में यह पता चला कि हमें एक क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर का भी फंडा लाना चाहिए। लेकिन यहां पर सिर्फ और सिर्फ कंसेप्ट आया, तो हम आइडेंटिफाई करने के लिए क्राइटेरिया बनाना होगा।
तो क्राइटेरिया बनाने के लिए हमारे पास आती है रामनंदन कमेटी, और यहां पर आइडेंटिफाई किए जाने के लिए कमेटी बनाई गई कि आप ये बताओ क्रीमी लेयर में कौन कौन से लोगों को रखना चाहिए। इससे पहले एक सत्यनाथम कमेटी थी और ये क्रीमी लेयर को इंट्रोड्यूस किया गया था, यानी क्रीमी लेयर वर्ड को इंट्रोड्यूस किया गया कि लाना चाहिए। फिलहाल अभी एक जस्टिस रोहिणी कमीशन बनाई गई है जो बनाया गया सब कैटेगराइजेशन ऑफ ओबीसी को लेकर के कि ओबीसी में भी हमें सब कैटेगराइजेशन कर देना चाहिए अकॉर्डिंग टू द सोशियो इकोनॉमिक बैकवर्डनेस। हालांकि यहां पर जो रिकमेंडेशन दी जा रही है वो 4 तरीके के सब कैटेगराइजेशन के बारे में बोला जा रहा है। एक है जहां पर 2% का रिजर्वेशन मिलेगा, दूसरा है जहां पर 6% का रिजर्वेशन मिलेगा, तीसरा है जहां 9% का रिजर्वेशन मिलेगा, और चौथा है जहां पर 10% का रिजर्वेशन मिलेगा। टोटल मिलाएंगे 27% रिजर्वेशन हो गया है। लेकिन यहां पर आखिर में वो कौन कौन से लोग होंगे अभी इसको आइडेंटिफाई करना, सब कैटेगराइज को क्लियरली बताना बचा रह गया है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए क्या सब कैटेगराइजेशन ओबीसी में किया जा सकता है अपार्ट फ्रॉम क्रीमी लेयर एंड नॉन क्रीमी लेयर, तो यू कैन से यस, जस्टिस रोहिणी कमीशन इसी चीज को लेकर के बनाया गया है। एक और अमेंडमेंट की गई थी 102 102वीं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। इस अमेंडमेंट के थ्रू 2 चेंजेस किए गए हैं। आर्टिकल नंबर 338B जोड़ा गया है जहां पर नेशनल कमीशन फॉर ओबीसी जो पहले एक स्टैट्यूटरी बॉडी हुआ करती थी 1993 से, उसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दे दिया गया है और अब ये स्टैट्यूटरी बॉडी ना होकर के अब ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बन गई है और कॉन्स्टिट्यूशन में इसको मेंशन किया गया है अंडर आर्टिकल 338B। इसके साथ में एक और आर्टिकल जोड़ा गया, आर्टिकल नंबर 342A, जहां पर अगेन सेंटर और स्टेट इन दोनों में आखिर ओबीसी की लिस्ट को कौन प्रिपेयर करे इसके लिए प्रोविजन बताया गया है। हालांकि अभी फिलहाल के केस में देखें तो स्टेट और सेंटर दोनों ही लिस्ट प्रिपेयर करते हैं। स्टेट वाले अपने अपने हिसाब से, सेंटर वाले अपने अपने हिसाब से करते हैं। फिलहाल अभी इसमें क्लैरिफिकेशन बाकी है कि सेंटर और स्टेट में आगे जाकर के कौन सिंगल अथॉरिटी कौन बनेगी जो आगे जाकर के लिस्ट निकालेगी, चाहे वो आपका सेंटर हो चाहे वो आपका स्टेट हो। फाइनल ओबीसी की लिस्ट कौन निकालेगी अभी फिलहाल के केस में कुछ क्लियर नहीं है। फिलहाल का क्या स्टेटस है, सेंटर और स्टेट दोनों के दोनों ही लिस्ट बनाते हैं, लिस्ट प्रिपेयर करते हैं। नेक्स्ट जो आपका आर्टिकल है वो है बेसिक स्ट्रक्चर को लेकर के। केशवानंद भारती अभी फिलहाल में उनकी डेथ हुई थी, उसको लेकर के क्वेश्चन बना था। बेसिक स्ट्रक्चर ये कहीं पर भी डिफाइंड नहीं है और ये सब्जेक्ट टू कोर्ट के इंटरप्रिटेशन है। समय समय पर कोर्ट इस बेसिक स्ट्रक्चर में क्या क्या चीजें होंगी उसके बारे में बताती रहती है। कुछ एग्जांपल्स यहां पर दिए गए हैं जैसे सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यूनिटी एंड सॉवरेनिटी, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिकन गवर्नमेंट, फेडरल कैरेक्टर, सेक्युलर कैरेक्टर, सेपरेशन ऑफ पावर, इंडिविजुअल फ्रीडम, या फिर इसी को आप बोल सकते हैं लिबर्टी, रूल ऑफ लॉ, जुडिशियल रिव्यू, पार्लियामेंट्री सिस्टम, रूल ऑफ इक्वलिटी, हार्मनी बैलेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट एंड डीपीएसपी, फ्री एंड फेयर इलेक्शन, लिमिटेड पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 368, पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया अंडर आर्टिकल 32, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, क्यूरेटिव पिटिशन, इसके अलावा जो एक्टिविज्म होती है, एंड आर्टिकल 147। सिमिलरली जो हाई कोर्ट की पावर दी गई है आर्टिकल 226 एंड 227 में, ये कुछ कोर्ट की इंटरप्रिटेशन है विद रिस्पेक्ट टू बेसिक स्ट्रक्चर। इसको याद करने का बहुत ही बेसिक सा फंडा है। अगर आप प्रियम्बल को देखेंगे तो प्रियम्बल की जितनी भी बातें हैं वो सब के सब बेसिक स्ट्रक्चर में ही इंक्लूड की जाती हैं। तो प्रियम्बल को ध्यान रखिए और साथ में डीपीएसपी को ध्यान रखिए, ये सभी आपके आंसर दे देंगे। इन सभी बेसिक स्ट्रक्चर को पढ़ने के बाद में कुछ क्वेश्चंस बताइए, क्या फंडामेंटल राइट बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है? आंसर है नो। क्या पार्लियामेंट्री फॉर्मेट ऑफ डेमोक्रेसी ये बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है? आंसर है यस। क्या इसका मतलब यह है कि हम आगे अगर प्रेसिडेंशियल फॉर्मेट ऑफ डेमोक्रेसी में जाना चाहें तो हम नहीं जा सकते हैं? यस, हम प्रेसिडेंशियल फॉर्मेट में नहीं जा सकते हैं। हमारी जो पार्लियामेंट्री फॉर्मेट ऑफ डेमोक्रेसी है अभी के केस में, जहां डी फैक्टो प्रेसिडेंट और रियल फैक्टो प्राइम मिनिस्टर होते हैं, यही आगे कंटिन्यू होगी। ये बेसिक स्ट्रक्चर है। क्या राज्यसभा बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट होता है? यस, क्योंकि फेडरल सिस्टम है, फेडरल कैरेक्टर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, और फेडरल कैरेक्टर कहने का मतलब कि स्टेट का रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए और स्टेट का रिप्रेजेंटेशन राज्यसभा करती है।
यानी अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाए क्या राज्यसभा को खत्म कर देना चाहिए, एबॉलिशन ऑफ राज्यसभा कर देना चाहिए, तो आप आंसर देंगे नहीं, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशनली इनवैलिड हो जाएगा, क्योंकि राज्यसभा इंटीग्रेटेड पार्ट ऑफ पार्लियामेंट या फिर बेसिक स्ट्रक्चर का एक पार्ट है। कुछ केसेस हैं और इन केसेस के बेसिस पर अल्टीमेटली बेसिक स्ट्रक्चर का आइडिया लगाया गया था। इसमें एक केस आता है सबसे पहले शंकरी प्रसाद केस। हालांकि जो शुरुआत के 2 केसेस जो हैं वो आर्टिकल नंबर 31 को लेकर के हुए थे, राइट टू प्रॉपर्टी। राइट टू प्रॉपर्टी को लेकर के सरकार कई सारे अमेंडमेंट कर रही थी। फॉर एग्जांपल आर्टिकल नंबर 31A, यहां पर फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू, और साथ ही साथ में आर्टिकल नंबर 31B, ये दोनों आर्टिकल नंबर मतलब कि फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू ऐड किया गया, साथ में शेड्यूल नंबर 9, और लैंड को, ई स्टेट को लेकर के, प्रॉपर्टी को लेकर के कुछ राइट्स बनाए गए और कुछ यहां पर कंडीशंस बनाई गई। जो चीजें चैलेंज हुई शंकरी प्रसाद केस में और साथ ही साथ में सज्जन सिंह केस में, दोनों ही जगहों पर केसेस में जब अल्टीमेटली चैलेंज किया गया तो यह बोला गया कि पार्लियामेंट कैन अमेंड एनी लॉ, किसी भी पार्ट को अमेंड कर सकती है, क्योंकि इसके पास में है आर्टिकल नंबर 368, और आर्टिकल नंबर 368 में यह पावर दी गई है कि पार्लियामेंट कैन मेक एनी लॉ एंड कैन अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन एनी टाइम, एनीवेयर, एनी टाइप। गोलकनाथ केस में इस चीज को चैलेंज किया गया और यहां पर कोर्ट ने अपने जो पुरानी जजमेंट थी, जो पुरानी 2 जजमेंट है, उसको एकदम फ्लिप कर दिया। वक्त बदल गए, जज्बात भी बदल गए। गोलकनाथ केस में सरकार ने मतलब कि कोर्ट ने यह बोला कि आर्टिकल नंबर 368 में प्रोसीजर बताया गया है कि कैसे हमें अमेंडमेंट करना चाहिए, लेकिन इस प्रोसीजर का मतलब यह नहीं है कि आप इंप्लीमेंटेशन करेंगे, आपको बस तरीका बताया गया है, लेकिन इसमें यह नहीं बताया गया है कि यह तरीका यूज करके आपको संविधान को संशोधित कर देना है। तो यहां पर जो आर्टिकल नंबर 368 है वो एक केवल और केवल आइडियल बेसिस पर एक आर्टिकल बन गया, कोई इसका प्रैक्टिकल बेसिस नहीं रहा, और जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट थे उनको यहां पर खत्म कर दिया गया कि आप कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं कर सकते हैं। इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के इंप्लीमेंटेशन के बाद सरकार ने कई सारे अमेंडमेंट्स किए, जैसे 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एंड 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, और इन दोनों में ये पावर दी गई कि हां कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट रहेगा तो आर्टिकल 368 का यूज करके हम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करेंगे और वो वैलिड भी होगा और जुडिशियल रिव्यू के बियॉन्ड भी रहेगा। और यहां पर शेड्यूल नंबर 9 को एक स्पेशल पावर दी गई, बियॉन्ड जुडिशियल रिव्यू। कोई भी लॉ अगर बनाया जाएगा विद रिस्पेक्ट टू लैंड, विद रिस्पेक्ट टू प्रॉपर्टी, तो वो जुडिशियल रिव्यू के बियॉन्ड रहेगा, और उसके लिए आर्टिकल नंबर 31C जोड़ दिया गया 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के जरिए, जिसे ऑब्वियसली आगे चैलेंज किया जाएगा केशवानंद भारती केस में। अब यहां पर 2 केसेस बने, एक तो कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट एंड 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, और साथ में गोलकनाथ की जो जजमेंट आई है, इन दोनों को चैलेंज किया गया केशवानंद भारती केस में। यहां पर सबसे बड़ी जजमेंट, सबसे बड़ी बेंच 13 जज बेंच बनी, और अल्टीमेटली सर यहां पर कोर्ट ने बोला कि आर्टिकल नंबर 368 में जो प्रोसीजर दिया गया है उसे यूज भी किया जा सकता है, यानी पार्लियामेंट आर्टिकल नंबर 368 का यूज करके कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकती है, लेकिन इसके अमेंडमेंट करने में कुछ लिमिटेशन है, और ये जो लिमिटेशन है इसी को बोला गया जुडिशियल रिव्यू, और यही इंटरप्रिटेशन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर कहलाता है। यह जजमेंट आया 24 अप्रैल 1973, और यह कहा गया 24 अप्रैल 1973 के बाद जितने भी केसेस आएंगे उन सब को इंटरप्रेट भी किया जाएगा, जुडिशियल रिव्यू भी किया जाएगा, और साथ ही साथ में बेसिक स्ट्रक्चर भी यहां से हम बताते रहेंगे समय समय पर क्या क्या चीजें होंगी। और इस तरीके से इंटरप्रिटेशन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर हुआ और बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन अब फ्रेम में आ गया। इस चीज को वापस से फिर से रिवाइज कर दिया गया, बोल दिया गया मिनर्वा मिल केस में कि यस बेसिक स्ट्रक्चर होता है कॉन्स्टिट्यूशन का जिसे आप चेंज नहीं कर सकते हैं, और इसी को आगे हमें कंटिन्यू करके रखना होगा। इस केसेस के साथ साथ में आपको यह पता होना चाहिए कि कौन कौन से बेसिक स्ट्रक्चर हैं, और इस तरीके से आपके क्वेश्चंस हो जाएंगे। नेक्स्ट आर्टिकल दिया गया है यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर के। बेसिक्स केवल आपको ध्यान रखना है कि आर्टिकल नंबर 44 में आती है, लिबरल इंटरप्रिटेशन है, डीपीएसपी के अंडर आती है, और यहां पर कुछ और भी बेसिक है। लॉ कमीशन को 21st जो लॉ कमीशन है, सेंटर ने रिक्वेस्ट किया था कि आप बताइए आखिर में
यूसीसी को लेकर के हम लोग क्या करें, क्योंकि ये डीपीएसपी का पार्ट है और स्टेट की ड्यूटी होती है कि डीपीएसपी को वेलफेयर ऑफ द स्टेट के नाम पर इंप्लीमेंट किया जाए। अल्टीमेटली लॉ कमीशन ने रिकमेंडेशन जो दी है फिलहाल ये दी है कि अभी समय नहीं आया है कि आप यूसीसी को इंप्लीमेंट करिए, तो इंप्लीमेंटेशन के लिए अभी फिलहाल डिले करने को बोला गया है लॉ कमीशन के द्वारा। एक छोटा सा पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना है कि गोवा एकमात्र स्टेट है जहां पर यूसीसी चलती है इन द नेम ऑफ कॉमन फैमिली लॉ, लेकिन ये इसलिए चलती है क्योंकि गोवा में ये रूल इंडिया में इंटीग्रेट होने से पहले ही आ गया था। जब ये पोर्चुगीज रूलर के द्वारा रूल किया जाता था तभी ये प्रिंसिपल ला दिया गया था। एक इंपॉर्टेंट केस है जो आपको ध्यान रखना है यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर के, एंड दैट इज शाहबानो केस। केस का सिर्फ नाम याद रखना है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है केस के नाम को लेकर के। नेक्स्ट आर्टिकल रिलीजियस कन्वर्जन को लेकर के है और कुछ आपके रिलीजियस राइट्स बेसिक्स। आर्टिकल नंबर 25 को पढ़ेंगे आपके फंडामेंटल राइट में, तो यहां पर बताया गया है कि फ्रीडम ऑफ कंसाइंस एंड फ्री प्रोफेशन प्रैक्टिस एंड प्रोपेगेशन ऑफ रिलीजन। अपने हिसाब से धर्म को आप इंटरप्रेट करिए, धर्म के फिलॉसफीज को सोचिए, उसी जो भी आपका बिलीफ है, जो भी आपको समझ में आया उस हिसाब से आप प्रैक्टिस करिए, प्रोफेस करिए और प्रोपेगेट करिए। इस प्रोपेगेट करने में प्रमोशन ऑफ रिलीजन भी इंक्लूड है, आप प्रमोशन कर सकते हैं। मतलब अगर कल को पूछा जाए कि जो भक्ति आंदोलन हुए थे क्या वो आर्टिकल नंबर 25 के अंडर रखे जा सकते हैं, आप आंसर देखेंगे यस, भक्ति मूवमेंट आर्टिकल नंबर 25 के हिसाब से कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है, क्योंकि यहां पर प्रमोशन किया जा रहा है भक्ति का। आर्टिकल नंबर 26 में फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर के बारे में बताया गया है कि आप अपने जो भी रिलीजियस अफेयर है उनको मेंटेन मैनेज कर सकते हैं, और इसके लिए ऑब्वियसली आपकी एक कमेटी रहेगी। जैसे हिंदू टेंपल की अपनी कमेटी होती है, सिख गुरुद्वारा की अपनी कमेटी होती है, और इस तरीके से शरिया बोर्ड की अपनी कमेटी होती है। 27 के हिसाब से यह बोला गया है कि आप कोई टैक्सेस नहीं ले सकते हैं, लेकिन हां यहां पर आप फी ले सकते हैं किसी भी सर्विस को देने के लिए। मंदिर में चाहे वो पार्किंग हो, चाहे वो टेंपल की एंट्री हो, एक फी जरूर लगाए जा सकते हैं, और ये फी उस वेलफेयर के लिए, उस ट्रस्ट के लिए, उस मंदिर के डेवलपमेंट के लिए यूज की जा सकती है। 28 में बताया गया है कि आप कौन से रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस या रिलीजियस स्कूल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को अटेंड कर सकते हैं। कुछ बेसिक्स थी जिसे हम लोगों ने डिस्कस किया। कुछ क्वेश्चंस हैं, क्या अंडर आर्टिकल 25 जहां पर आपने रिलीजन को कंसाइंस किया, प्रोफेस किया, प्रैक्टिस किया, प्रोपेगेट किया, इसमें क्या राइट टू कन्वर्ट आपका फंडामेंटल राइट बनता है? आंसर है नो। ना तो आप खुद राइट टू कन्वर्ट कर सकते हैं, ना किसी दूसरे का करवा सकते हैं। प्रमोशन कर सकते हैं, दूसरे को अपने धर्म के बारे में बता सकते हैं, लेकिन अब बंदे के ऊपर है कि उसे कन्वर्ट होना है कि नहीं होना, और वो भी उसका केवल राइट है, फंडामेंटल राइट नहीं है। यहां पर जो भी आपके एरिया के, जो भी आपके डिस्ट्रिक्ट के डीएम है, वहां पर आपको एक नोटिस देनी, एक एप्लीकेशन देनी होगी। आफ्टर रिव्यूइंग ऑल द थिंग्स, सारी चीजों को देखने के बाद ही डीएम आपको परमिट करेंगे कि अब आप रिलीजियस कन्वर्ट कर सकते हैं। इसी बेसिस पर कई लोगों ने अपने इस रिलीजन को कन्वर्ट करने के लिए शॉर्टकट ढूंढा कुछ बेनिफिट्स के लिए, जैसे पॉलीगैमी। पॉलीगैमी प्रैक्टिस करने के लिए लोग इस्लाम में कन्वर्ट होना शुरू हुए। एक तरीके से कह सकते हैं कि मिसयूज किया गया। सिमिलरली इसी तरीके से दो अलग अलग रिलीजन के कपल शादी किए और अल्टीमेटली इनका धर्म यानी कि धर्मांतरण यानी रिलीजियसली कन्वर्जन करा लिया गया। इस चीज को जब देखा गया सरकार के द्वारा कि सोशल नॉर्म के बेसिस पर राइट टू रिलीजन, ये जो आपका रिलीजियस कन्वर्जन किया जा रहा है, कहीं ना कहीं इसमें मैलाफाइड इंटेंशन है, और इसके लिए कई सारे स्टेट की सरकारों ने एंटी कन्वर्जन लॉ लेकर के आए हैं। एंटी कन्वर्जन लॉ में कई सारे प्रोविजन किए जा रहे हैं अलग अलग स्टेट के द्वारा, जो कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। आपके लिए इंपॉर्टेंट यह है कि जो एंटी कन्वर्जन लॉ है ये शेड्यूल नंबर 7 के किस लिस्ट में आती है। क्या ये यूनियन लिस्ट में है, क्या ये स्टेट लिस्ट में है, या क्या ये करंट लिस्ट में है? तो आंसर होगा स्टेट लिस्ट में, और इस वजह से स्टेट वाले अपने अपने हिसाब से एंटी कन्वर्जन लॉ बना रखे हैं। ऑफिशियल लैंग्वेज को लेकर के कुछ आर्टिकल दिए गए हैं। जो ऑफिशियल लैंग्वेज है ये बताया गया है आपके शेड्यूल नंबर 8 में।
शेड्यूल नंबर 8 में अगर आप लैंग्वेज देखेंगे तो आप ऊपर से इंडिया के टॉप से आइए और बॉटम तक जाइए। सबसे ऊपर में आपका जम्मू कश्मीर स्टेट है। जम्मू कश्मीर स्टेट में कश्मीरी बोली जाती है और कश्मीरी यहां की लैंग्वेज हो गई। साथ में उर्दू बोली जाती है और एक एक्स्ट्रा लैंग्वेज ऐड की गई थी बाद में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के जरिए, और वो है डोंगरी, डोंगरी लैंग्वेज। जम्मू कश्मीर के बाद जब आप नीचे जाएंगे तो पंजाब, राजस्थान, यहां पर बोली जाती है आपकी हिंदी, संस्कृत, गुजराती, मराठी, कोंकणी। नीचे आ जाएंगे साउथ के एरियाज में तो यहां पर कन्नड़, तेलुगु, तमिल, मलयालम। उड़ीसा के एरिया में आ जाएंगे उड़िया। वेस्ट बंगाल में आ जाएंगे तो यहां पर आपकी बंगाली। असम में असमीज। साथ ही साथ में यहां कम्युनिटी रहती है बोडो, उनकी लैंग्वेज बोडो, नेपाली। फिर आप आ जाएंगे तो आपके पास में जो लैंग्वेज मिल जाएगी वो मिल जाएगी सैंथली। बिहार के एरिया में मैथिली, मणिपुरी। ये कुछ लैंग्वेज हैं। टोटल आपको ध्यान रखना है कि यहां पर 22 लैंग्वेजेस हैं, 22 लैंग्वेज हैं। अगर आप टॉप से बॉटम देखेंगे तो आपके सारे लैंग्वेज मिल जाएंगे। ध्यान आपको यह रखना है कि यहां पर इंग्लिश नहीं है और नेपाली है, यह ध्यान रखिएगा। क्या कल को अगर मुझे कोई नया लैंग्वेज इसमें ऐड करना होगा तो क्या मुझे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करनी पड़ेगी? आंसर इज यस, मुझे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करनी पड़ेगी। लेकिन इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में किस तरीके से मुझे करना है? क्या मुझे स्पेशल मेजॉरिटी यूज करनी पड़ेगी, यानी 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग यूज करना पड़ेगा, या फिर स्पेशल मेजॉरिटी कुछ स्पेशल तरीके से, यानी कि 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग प्लस साथ ही साथ में 50% ऑफ स्टेट की कंसेंट, क्या ये भी चाहिए, या फिर ये सिंपल मेजॉरिटी के थ्रू ही केवल और केवल हो जाएगा? आंसर है सिंपल मेजॉरिटी के थ्रू ही केवल और केवल हो जाएगा। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा प्रोसीजर या फिर कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कोई तरीका बताया नहीं गया है। अगर आप आर्टिकल नंबर जो 1, 2, 3, 4 में है वहां पर आप देखेंगे तो बताया गया है कि स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन को कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हम नहीं मानेंगे, आर्टिकल 368 का यूज नहीं करना है। लैंग्वेज के केस में यहां पर बताया गया कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना पड़ेगा, लेकिन तरीका क्या होगा नहीं बताया गया है। लेकिन अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर हमने सिंपल मेजॉरिटी के थ्रू, यानी कि केवल और केवल सिंपल मेजॉरिटी यूज करके कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के जरिए लैंग्वेज को हम अमेंड कर सकते हैं। यह केस इसलिए उठा है क्योंकि अभी तुलु लैंग्वेज के लोगों ने डिमांड किया है कि इन्हें भी शेड्यूल नंबर 8 में ऐड कर देना चाहिए। अगर आपने एक मूवी देखी होगी सिंघम, उसमें यह एक सीन आता है जहां पर एक कोस्टल एरिया से पकड़ा हुआ एक लेबर वर्कर रहता है और उससे शिनाख्त करवाई जाती है, उसकी इन्वेस्टिगेशन की जाती है, और इन्वेस्टिगेशन के दौरान में वो एक लैंग्वेज यूज करता है जो कि डिफरेंट लैंग्वेज है, और ये हमारे जो कांस्टेबल साहब रहते हैं ये बोलते हैं कि बंदा तुलु लैंग्वेज बोल रहा है। मतलब ये बंदा नहीं बोलता है, ये वाला बंदा बोलता है कि तुलु लैंग्वेज ये बंदा बोल रहा है। ये तुलु लैंग्वेज बोली जाती है कर्नाटका और केरला स्टेट के बॉर्डर पर, और ये डिमांड की जा रही है कि इसको भी शेड्यूल नंबर 8 में ऐड कर देना चाहिए। कुछ बेनिफिट्स हैं शेड्यूल नंबर 8 में ऐड करने पर। एक तो फायदा होता है कि इनको एक डिपार्टमेंट मिल जाता है जिससे तुलु लैंग्वेज पर रिसर्च हो जाएगी। नंबर 2, यूजीसी की तरफ से ग्रांट आना शुरू हो जाता है। नंबर 3, नेशनल लेवल पर इस लैंग्वेज की रिकॉग्निशन मिल जाएगी, तो एक कल्चर भी आ जाएगा, और फिर इसी तरीके से आप पार्लियामेंट में भी यूज कर सकेंगे इस लैंग्वेज को। आपको ध्यान ये रखना है कि इस पार्ट नंबर 17 में दिया गया है ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में, जो कि आर्टिकल 343 से शुरू होती है। 2 आर्टिकल इसमें इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल नंबर 350B एंड आर्टिकल नंबर 351। 350B में यह बोला गया है कि मदर टंग यूज करनी है प्री प्राइमरी और प्राइमरी लेवल पर, मदर टंग जो भी लैंग्वेज है। और 351 में बोला गया प्रमोशन ऑफ हिंदी। एक चीज और ध्यान रखना है कि हिंदी अभी फिलहाल कोई नेशनल लैंग्वेज नहीं है, कोई भी हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है। साहित्य एकेडमी रिकॉग्नाइज करती है जो भी ऑफिशियल लैंग्वेज होते हैं। एक क्वेश्चन और आ सकता है कि पार्लियामेंट की आखिर लैंग्वेज क्या होती है? तो पार्लियामेंट की लैंग्वेज
पार्लियामेंट में जो मेंबर होते हैं वो जो भी प्रिसाइडिंग ऑफिसर है उससे परमिशन ले करके शेड्यूल नंबर 8 के किसी भी लैंग्वेज को यूज तो कर सकते हैं, लेकिन पार्लियामेंट की अगर आपसे लैंग्वेज पूछी जाए, यानी जो ऑफिशियल वर्क होते हैं वो या तो हिंदी में होते हैं या फिर इंग्लिश में होते हैं, तो ये पार्लियामेंट्री वर्क है। लेकिन जो मेंबर्स यूज कर सकते हैं वो शेड्यूल 8 में किसी भी लैंग्वेज को यूज कर सकते हैं, ऑब्वियसली आफ्टर परमिशन फ्रॉम द प्रिसाइडिंग ऑफिसर। नेक्स्ट आर्टिकल दिया गया कोऑपरेटिव्स के बारे में। कोऑपरेटिव्स पार्ट 9B आर्टिकल नंबर 243ZH 243ZT इसमें इंक्लूड किया गया है। यह ऐड किया गया था 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के जरिए 2011 में, और यहां पर अल्टीमेटली प्रोविजंस बताया गया है कि क्या क्या कैसे कैसे कोऑपरेटिव के लिए करना है, क्या फाइनेंसेस होने चाहिए, क्या कंपोजिशन होना चाहिए और कौन लॉ बनाएगा। एक बात आपको यह ध्यान रखनी है कि जो कोऑपरेटिव्स हैं ये दो तरीके के होते हैं। एक होते हैं जो स्टेट कोऑपरेटिव होते हैं, स्टेट कोऑपरेटिव, दूसरे होते हैं जो मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव होते हैं। जो स्टेट कोऑपरेटिव होते हैं बिफोर 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ये स्टेट लिस्ट में इंक्लूड किए गए थे, यानी कि जो शेड्यूल नंबर 7 में स्टेट लिस्ट है उसमें होते हैं कोऑपरेटिव। मल्टी स्टेट रहेगा नो डाउट, ये मल्टी स्टेट हो गया तो यूनियन लिस्ट में चला जाएगा आपके शेड्यूल नंबर 7 के। 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को जब पास कर दिया गया, फिलहाल में चैलेंज किया गया गुजरात गवर्नमेंट के द्वारा और कहा यह गया कि जो 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के लिए जो तरीका यूज किया गया है अमेंडमेंट का, उसमें प्रोसीजरली गलत तरीका इस्तेमाल किया गया है। अमेंडमेंट करने के हमारे पास तीन तरीके होते हैं। एक होता है जहां पर 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग यूज कर लिया जाता है, दूसरा होता है 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग प्लस साथ में 50% ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर की रेटिफिकेशन, तीसरा होता है जहां पर हम सिंपल मेजॉरिटी के थ्रू कर लेते हैं। सिंपल मेजॉरिटी कुछ स्पेशल केसेस के लिए होता है केवल और केवल। 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग जहां पर यूनियन लिस्ट के सब्जेक्ट होते हैं वहां पर कर लिया जाता है, लेकिन 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग और साथ में 50% ऑफ द स्टेट की रेटिफिकेशन ये यूज की जाती है या तो स्टेट लिस्ट का कोई सब्जेक्ट रहे या फिर कंकरेंट लिस्ट का कोई सब्जेक्ट रहे। एग्जाम्पल जीएसटी लॉज ये दोनों पर लग रहे हैं, स्टेट पर भी लग रहा है, सेंटर पे भी लग रहा है, और इस वजह से 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग के साथ साथ 50% ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर की भी रिक्वायरमेंट होगी। स्टेट्स ने यह बोला कि जो कोऑपरेटिव है वो स्टेट लिस्ट के अंडर आता है और इस वजह से ये वाला तरीका यूज किया जाना चाहिए था अमेंडमेंट के लिए, लेकिन सरकार ने जो यूज किया था वो यूज किया 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग, और इस वजह से ये प्रोसीजरली रॉन्ग होगा। और इसी बात को लेकर के कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट की कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी। सरकार की तरफ से यह दलील दी गई कि यहां पर हमने जो आर्टिकल यूज किया है वो तो आर्टिकल नंबर 368 ही यूज किया है। हां, जो आप प्रोसीजरल एस्पेक्ट ले रहे हैं उसमें हमने ये बात सही है कि 50% ऑफ द स्टेट की रेटिफिकेशन नहीं ली है, लेकिन हमने पावर पूरी की पूरी स्टेट को दे रखी है। अगर आप अमेंडमेंट देखेंगे तो सारी पावर्स स्टेट दी गई है, स्टेट को ही दी गई है कि स्टेट विल डिसाइड एंड स्टेट विल डिसाइड। कोर्ट ने यहां पर यह कहा कि यस यू आर करेक्ट, आप सब्सटेंशियली करेक्ट हैं। सब्सटेंशियली मतलब कि आपने पावर डेलीगेट की है और उसके लिए आपने आर्टिकल जो भी आपने अमेंडमेंट का तरीका यूज किया है वो बात करेक्ट है, लेकिन आपने प्रोसीजरली गलत तरीका इस्तेमाल किया है। प्रोसीजरली मतलब आपको यूज करना चाहिए था स्टेट की रेटिफिकेशन, बट आपने नहीं यूज किया है। डजंट मैटर आपने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बाद क्या क्या किया है। और इस तरीके से आपको यह पता होना चाहिए कि सब्सटेंशिव लॉ क्या होती है और प्रोसीजरल लॉ क्या होती है। सब्सटेंशिव लॉ जहां पर सब्सटेंस होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के बारे में यहां पर बात की जाती है। प्रोसीजरल का मतलब होता है जहां पर आप प्रोसीजर को चेक करते हैं। यहां पर चेक किया जाएगा क्या आर्टिकल के जो प्रोविजंस बताए गए हैं और जो तरीका बताया गया क्या उसी तरीके पर यूज किया गया है या सिर्फ फिलॉसफी यूज की जा रही है, यानी सब्सटेंसिव। और इस तरीके से इस कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को सुप्रीम कोर्ट ने एन्यूल कर दिया, खत्म कर दिया, इनवैलिड करार दिया, लेकिन सभी चीज को नहीं। जैसा कि हम लोगों ने देखा कि जो कोऑपरेटिव होते हैं दो तरीके के होते हैं, स्टेट कोऑपरेटिव और मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव। कोर्ट ने कहा मल्टी स्टेट के लिए यह बात तो सही है
ये तो यूनियन लिस्ट में ही है और इस वजह से 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लगेगा, लेकिन स्टेट के कोऑपरेटिव में 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट फिलहाल के लिए नहीं लगेगा। 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ये स्टेट कोऑपरेटिव पर नहीं लागू होता है और इस तरीके से आधे पोर्शन को तो जीवित रखा गया, लेकिन आधे पोर्शन को नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया गया। और इस तरीके का जो सुप्रीम कोर्ट का डॉक्ट्रिन होता है उसको हम लोग बोलते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी, जहां पर आपने पूरे लॉ को खत्म नहीं किया है, कुछ पार्ट को वैलिड किया है, कुछ पार्ट को नलिफाई कर दिया है। और ये जो नलिफिकेशन की गई है वो स्टेट कोऑपरेटिव के लिए, और जो सेव किया गया वो मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव को सेव किया गया है। एक और छोटा सा काम किया गया है, सेपरेट मिनिस्ट्री को लेकर के मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन बनाई गई है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। सेंट्रल गवर्नमेंट में यहां पर ये पोर्टफोलियो डिस्ट्रीब्यूशन इसको बोलते हैं, और पोर्टफोलियो डिस्ट्रीब्यूशन के लिए प्रेसिडेंट से कोई परमिशन लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। सीधे के सीधे जो प्राइम मिनिस्टर है वो इस तरीके का एक अलग से मिनिस्ट्री पोर्टफोलियो बना सकते हैं। तो ये एग्जीक्यूटिव प्रोसेस के थ्रू ही केवल और केवल हो जाता है। यहां पर कोई स्टैट्यूटरी या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल तरीका इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं पड़ती है। जब मिनिस्टर को यहां पर अपॉइंट किया जाएगा तो फिर प्रेसिडेंट के थ्रू एक ओथ ले ली जाएगी और अल्टीमेटली यहां पर मिनिस्टर आ जाएंगे, लेकिन केवल और केवल पोर्टफोलियो को बनाने के लिए एग्जीक्यूटिव प्रोसेस के थ्रू ये हो जाता है। फादर ऑफ कोऑपरेटिव मूवमेंट ये मद्रास में शुरू की गई थी सर फेडरिक निकलसन के द्वारा, ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट आर्टिकल नंबर 30 को लेकर के है। आर्टिकल नंबर 30 में राइट टू माइनॉरिटी के बारे में बताया गया है कि ये लोग क्या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को एस्टैब्लिश और एडमिनिस्टर कर सकते हैं और कैसे कर सकते हैं। आर्टिकल नंबर 30 में माइनॉरिटी को डिफाइन किया गया है रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी के बेसिस पर। रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक। आर्टिकल नंबर 29 में ध्यान रखिएगा, माइनॉरिटी वर्ड यूज तो किया गया है बट डिफाइन नहीं किया गया है किस तरीके की माइनॉरिटी, और यहां पर लगभग सभी लोगों को जो भी डाइवर्स कल्चर के हैं सबको प्रोटेक्ट किया गया है। सब क्लॉज 1 पढ़ेंगे, यहां पर बताया गया है कि ऑल द माइनॉरिटी वेदर बेस्ड ऑन रिलीजन और लैंग्वेज, यानी रिलीजियस और लिंग्विस्टिक बेसिस, इनके पास में होता है राइट टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। इसके सब क्लॉज दिए गए हैं। बताया गया है कि कोई भी लॉ बनाते हुए अगर कोई भी कंपलसरी एक्विजिशन ऑफ द प्रॉपर्टी किया जा रहा है, आर्टिकल नंबर 31 के बेसिस पर यह चीज बोली जा रही है कि अगर आर्टिकल कोई भी नॉट आर्टिकल 300 अब तो ए हो गया है, तो अगर कोई भी इस तरीके का हम एक्विजिशन कर रहे हैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के लिए, तो सरकार को यहां पर फिक्स अमाउंट पे करना पड़ेगा। और ये इनका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बन जाता है कि अगर आप माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के अगर जमीन को एक्वायर कर रहे हैं तो पैसे देने पड़ेंगे। बाकियों के लिए जरूरी नहीं होता है, ऑल्दो सरकार देती है, लेकिन माइनॉरिटी के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन है कि इनको देना पड़ेगा। आर्टिकल नंबर 30 सब क्लॉज 2 ये में बोला गया है कि स्टेट शैल नॉट इन ग्रांटिंग एड टू द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऑन द ग्राउंड दैट इट इज अंडर द मैनेजमेंट ऑफ ए माइनॉरिटी वेदर बेस्ड ऑन रिलीजन और लैंग्वेज। और इसी चीज को लेकर के जो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस वालों ने एक केस किया था कि हमारा फंडामेंटल राइट है गवर्नमेंट एड पाना, जबकि ऐसा बोला नहीं जा रहा है, यहां पर बस बोला जा रहा है डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा। अगर बाकियों को नहीं दिया गया है तो आपको भी नहीं मिल सकता है, तो डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। और इस वजह से कोर्ट ने फाइनली ये एडजुडिकेट किया, ये बताया कि जो गवर्नमेंट्स एड है अंडर आर्टिकल 30 सब क्लॉज 2 ये आपका कोई फंडामेंटल राइट नहीं है। सरकार दे भी सकती है और नहीं भी दे सकती, इट ऑल डिपेंड्स ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ द फंड्स। ये ध्यान रखना है। एक छोटा सा और पॉइंट है हेट स्पीच को लेकर के। हेट स्पीच काफी ज्यादा आजकल न्यूज में बनी हुई है, लेकिन ये डिफाइंड नहीं है आईपीसी के सेक्शंस में। हालांकि कई और इंटरप्रिटेशंस हैं, जैसे बीपीआरडी या फिर लॉ कमीशन, इन लोगों ने हेट स्पीच अपने अपने हिसाब से रिकमेंड किया है, लेकिन ऑफिशियली हमारे पास हेट स्पीच की कोई डेफिनेशन नहीं है, चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशन में हो, चाहे आईपीसी में हो या फिर सीआरपीसी में हो। हालांकि इसके लिए हम लोगों ने कई सारी कमेटी बनाई है, जैसे विश्वनाथन कमेटी हो गई या फिर बेस बरुआ कमेटी हो गई, इंपॉर्टेंट नाम है। इस हेट स्पीच के बेसिस पर सेडिशन चार्जेस लगते हैं, जो कि सेक्शन 124A आईपीसी के अंदर लिखे गए हैं, और इस चीज को लेकर के कई सारे क्रिटिसिज्म और कई सारे केसेस भी किए गए हैं। ये बेसिक्स हैं जिनको आपको ध्यान रखना है। ये हमारी क्लास 1 थी, इसके आगे क्लास 2 ऐसे ही आते रहेगी। 7:30 से 8 के बीच में आपकी क्लास आ जाएगी।
जो डाउट रहेगा उसके लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके पूछ सकते हैं, या फिर नीचे कमेंट बॉक्स में भी अपने कमेंट लिख करके बता सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग आपके डाउट को क्लियर करने की कोशिश करेंगे। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, ये सप्लीमेंट है, अल्टरनेटिव टू द PT 365 मैगजीन नहीं है। तो एक बार मैगजीन को ज़रूर पढ़ें और इस मटेरियल को भी यूज़ करें अपने और बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। फिलहाल यहीं पे स्टॉप करेंगे और जो डाउट रहेगा वो पूछ लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, थैंक यू सो मच।